हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक ट्रैक क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कवर किया था। आज मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्कस करने वाली हूँ। थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं हम लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो क्या होता है, लीनियरली अरेंजमेंट होता है अमीनो एसिड्स का जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड रहता है। ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि यही जो अमीनो एसिड्स हैं ये फर्दर फोल्ड्स में जाएंगे और जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे वो होगा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज द लोकल स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड बैकबोन विदाउट इन्वॉल्विंग द कन्फर्मेशन ऑफ साइड चेन। विदाउट इन्वॉल्विंग द कन्फर्मेशन ऑफ साइड चेन का क्या मतलब है? जनरल स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, अमीनो एसिड का मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर में बताया था। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन एंड दिस इज द वेरिएबल आर ग्रुप ऑफ एन अमीनो एसिड। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट रहता है और जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है वो NH ग्रुप का जो H एटम है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो O एटम है उसके बीच में फॉर्म होता है और R ग्रुप का कोई भी एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में रोल प्ले नहीं करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। Secondary structure of the protein exists in two forms. One is helix, another one is beta sheets. Helix are represented by coiled structure and sheets are represented by arrows or ribbons. ठीक है, ये आपको strands दिख रहे हैं. These are the beta strands. बीटा स्ट्रैंड्स तो दो या दो से ज़्यादा स्ट्रैंड्स मिल करके बीटा शीट्स फॉर्म करते हैं। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि बीटा शीट्स को बीटा स्ट्रैंड्स करके लिख देते हैं। तो बीटा स्ट्रैंड्स इज द सिंगल यूनिट ऑल्दो द मोर देन 2 यूनिट्स combinedly called as beta sheets. Further, helix are divided into many kinds. The most popular helical structure are alpha helix, which is also known as 3.613 helix, 310 helix, and 4.416 helix, which is also known as pi helix. In the similar manner, beta sheets are of two kinds, parallel beta sheets and anti-parallel beta sheets. We will discuss one by one. So first is your alpha helix. Alpha helix हम लोग डिस्कस करेंगे। Alpha helix, it contains 3.6 residues and hydrogen bond takes place between first and 30th atom of the polypeptide. CO of nth residue interacts with NH of n plus fourth residue. क्या मतलब है इसका, मैं अभी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगी। एवरी रेसिड्यू हैज राइज ऑफ 1.4 एंगस्ट्रॉम एंड रोटेशन ऑफ 100 डिग्री। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक स्पाइरल बन रहा था तो एक स्पाइरल में यहाँ रेसिड्यूज थे, ये रेसिड्यूज से ही तो स्पाइरल फॉर्म हुआ है ना हमारा। ये जो हमारा लीनियर पेप्टाइड था, या हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था वो लीनियर पेप्टाइड था अमीनो एसिड का। ठीक है, और इसी से जो हमारा स्पाइरल शेप बन रहा है, तो एक अमीनो एसिड कितना राइज करेगा स्पाइरल को बनाने के लिए? दैट इज 1.5 एंगस्ट्रॉम। और उसमें रोटेशन कितने डिग्री का होगा? रोटेशन होगा आपका 100 डिग्री का। तो टोटल राइज जो वो करेगा स्पाइरल बनाने के लिए, टोटल राइज जो होगा वो होगा 1.5 एंगस्ट्रॉम इंटू 3.6, दैट विल बी 5.4 एंगस्ट्रॉम। 3.6 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 3.6 रेसिड्यूज का इन्वॉल्वमेंट है, दैट्स वाई। नेक्स्ट पॉइंट इज amino acid exist in L form and D form, levorotatory form and dextrorotatory form. L amino acids form right-handed alpha helices, while D amino acids form left-handed alpha helices. Most occurring form of amino acid is L form. That's why most occurring form of helix is right-handed. We discussed about the dihedral angle in our previous lecture. Dihedral angles कौन कौन से थे आपके? जो psi
एंगल था वो सी और सी के बीच में फॉर्म हो रहा था, और अमीनो ग्रुप और सेंट्रल कार्बन के बीच में और सी अल्फा कार्बन के बीच में जो एंगल बन रहा था हमारा वो था फाई एंगल। तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में जो फाई एंड साई एंगल है, फाई एंगल इज 57 डिग्री माइनस एंड साई एंगल इज माइनस 47 डिग्री। And for the left-handed alpha helix, the phi angle is plus 57 degree and psi angle is plus 47 degree. There are some stabilizers and destabilizers. क्या मतलब है destabilizer और stabilizers का? Destabilizers का मतलब है ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि पर्टिकुलर फॉर्म में जाने के लिए चांसेस कम रखते हैं, ठीक है। और कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो मोर फेवर्ड है कि वो हेलिक्स फॉर्म करेंगे या फिर शीट्स फॉर्म करेंगे। सो अल्फा हेलिक्स स्टेबलाइजर्स कौन कौन से आपके, ग्लूटामेट दैट इज ग्लूटामिक एसिड, एलानिन एंड मेथियोनिन। These three amino acids are alpha helix stabilizers. It means that these three amino acids has more chances to be found in helix form. Although glycine and proline are destabilizers or alpha helix destabilizers, it means that they have very less chances to be found in helix form. हम लोग 3.613 हेलिक्स को डिस्कस कर रहे थे। तो 3.613 हेलिक्स किस तरीके से फॉर्म होता है, सी। आप लोग देखिए कि ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से अमीनो एसिड जो है एक साथ लगे हुए हैं, लीनियरली अरेंज्ड हैं। अभी हमने देखा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड के इंट्रैक्शन की वजह से दो तरीके के शेप एक्वायर करता है प्रोटीन। एक तो आपका स्पाइरल शेप दैट इज हेलिक्स, और एक आपका शीट्स, ठीक है, इस तरीके से। तो 3.613 का मतलब क्या है कि 3.6 रेसिड्यूज इन्वॉल्व है, ठीक है। ये अमीनो एसिड 1 है, ये अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। तो 3.6 रेसिड्यूज इन्वॉल्व है और 13 एटम्स इन्वॉल्व है। तो काउंटिंग हम यहां से, जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड दिस हाइड्रोजन एटम इज 13th एटम। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन एटम और अमीनो ग्रुप के हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम है 3.613 हेलिक्स। इन द सिमिलर मैनर 310 हेलिक्स और 4.416 हेलिक्स जो होते हैं बनते हैं। 310 हेलिक्स में क्या होगा, 3 रेसिड्यूज का इन्वॉल्वमेंट होगा और 10 एटम्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। एंड इन 4.416 हेलिक्स 4.4 रेसिड्यूज का इन्वॉल्वमेंट होगा और 16 एटम्स का इन्वॉल्वमेंट होगा हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने के लिए, ठीक। तो इसके और इसके बीच में हम लोग देखा अभी कि किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। अब 3.6 क्यों बोल रहे हैं, 4 क्यों नहीं बोल रहे हैं। और एक और पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि nth प्लस n प्लस 4th रेसिड्यू के बीच में बन रहा था, ठीक है। nth रेसिड्यू एंड n प्लस 4th रेसिड्यू के बीच में जो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था। हम इसको 4 इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग देखेंगे कि यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो आपका अमीनो एसिड तो यहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है, लेकिन इतना वाला पोर्शन तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा ये 3 रेसिड्यूज जो हैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। और ये जो आपका n+4th था, मतलब अगर मैं इसको nth मानूं तो ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है। तो n+4 क्या हो जाएगा आपका 5th रेसिड्यू, है ना। n+4 क्या हो जाएगा 5th रेसिड्यू, 1 2 3 4 5, तो 5th रेसिड्यू का NH। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 5th रेसिड्यू जो है वो इतना ज़्यादा पार्ट जो है इसका वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए।
या इस रेसिड्यू का पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जो रेसिड्यू का इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है बस, इसलिए हम इसको 3.613 हेलिक्स बोलते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने 3.613 हेलिक्स देखा है, उसी तरीके से 310 और 4.416 हेलिक्स भी फॉर्म होते हैं। 310 हेलिक्स में क्या होता है कि 3 रेसिड्यूज का इन्वॉल्वमेंट होता है और 10 एटम्स का होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अमीनो एसिड्स अरेंज्ड है। तो 3 अमीनो एसिड्स, और इन 3 अमीनो एसिड्स के जो एटम्स होंगे उसके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जिसकी वजह से ये स्पाइरल शेप ले लेगा। तो रेसिड्यू पर टर्न 310 हेलिक्स के लिए क्या है? दिस इज 3.0। ठीक है, 3.0 है तभी तो इसका नाम 310 है। 3.0 मतलब कितने रेसिड्यू एक टर्न में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक टर्न में यहाँ पे कितने रेसिड्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं? 3 रेसिड्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और राइज पर रेसिड्यू कितना है इसका? 2.0। राइज पर रेसिड्यू इज 2.0 एंगस्ट्रम। तो आपका हेलिक्स पिच कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2.0, दैट विल बी 6.0 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द फाई एंगल फॉर 310 हेलिक्स? फाई एंगल जो है 310 हेलिक्स के लिए है -49, एंड साई एंगल इज -26। In the similar manner, pi helix, that is also known as 4.416 helix, इसमें 4.4 रेसिड्यूज इन्वॉल्व होंगे अमीनो एसिड के और 16 एटम्स इन्वॉल्व होंगे। रेसिड्यू पर टर्न जो है पाई हेलिक्स पे वो कितना है? 4.4। और राइज पर रेसिड्यू कितना है? राइज पर रेसिड्यू है इसका 1.2। तो हेलिक्स पिच क्या होगा? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हेलिक्स पिच कितना होगा। ठीक है, फाई एंगल एंड साई एंगल फॉर पाई हेलिक्स आर -57 एंड -70। सो ये तीन जो मैंने स्पाइरल्स बनाए हुए हैं, इन तीन स्पाइरल में से एक 4.416 स्पाइरल है और हेलिक्स है, एक 3.613 हेलिक्स है, और एक 310 हेलिक्स है। आ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने इसको ए बोला है, इसको बी, इसको सी, कि कौन सा वाला हेलिक्स जो है वो 3.6 है, कौन सा वाला 4.4 है, और कौन सा 310 हेलिक्स है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, एंड सी कौन सा वाला हेलिक्स है। नाउ कम टू दी बीटा शीट्स। वी कवर्ड दी अल्फा हेलिक्स पार्ट, वन फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। सेकेंड फॉर्म इज बीटा शीट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अमाइनो एसिड्स बनाए हुए हैं। ये एक अमीनो एसिड है, दिस वन इज अनदर अमीनो एसिड, दिस वन इज थर्ड, फोर्थ, एंड सो ऑन। इस तरीके से सारे अमीनो एसिड जो है बने हुए हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जो डायरेक्शन है अमीनो एसिड्स की और चेन की, वो यहाँ एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की साइड में है। तो दोनों ही चेन, यहाँ पर भी एन, यहाँ पर भी एनएच से स्टार्ट है, यहाँ पर भी एनएच से स्टार्ट है। ठीक है, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोसेस्ड इन दी सेम डायरेक्शन इन दी एडजेसेंट सेगमेंट। और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड एनएच और ओएच के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रही है। ये आपको स्ट्रेट नहीं दिख रही है, एकदम स्ट्रेट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एडजेसेंट सेगमेंट जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन के वो सेम डायरेक्शन में है। तो जिसमें सेम डायरेक्शन में होता है वो वाला आपका बीटा शीट क्या कहलाता है? पैरेलल बीटा शीट। और पैरेलल बीटा शीट्स में आप देख पा रहे हैं कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो स्ट्रेट नहीं है, डिस्टॉर्टेड है। ठीक, सो दिस इज द पैरेलल बीटा शीट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वाला स्ट्रैंड जो है एक सेगमेंट एनएच से स्टार्ट हो रहा है, एन टर्मिनल से, एंड एडजेसेंट जो सेगमेंट है उसका वो सी टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है। मतलब दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है,
तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल बीटा शीट, एंटी पैरेलल बीटा शीट। और यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर जो बॉन्ड है वो एकदम स्ट्रेट है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट इज इन ए स्ट्रेट वे। हम देख सकते हैं ये वाला जो स्ट्रक्चर है एंटी पैरेलल है, दिस वन इज ऑफ पैरेलल। यहाँ देख सकते हैं हम लोग एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दोनों एंड जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, और जो बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड वो एकदम स्ट्रेट है, और पैरेलल में डिस्टॉर्टेड हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहा है। एंटी पैरेलल बीटा शीट्स आर मोर स्टेबल। क्यों ज्यादा स्टेबल है वो? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। जबकि जो आपकी पैरेलल बीटा शीट्स है वहां पर डिस्टॉर्टेड हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए वो कंपैरेटिवली वीकर है। तो हम फटाफट से पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा शीट्स का रेसिड्यू पर टर्न, हेलिक्स, पिच एंड ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो रेसिड्यू पर टर्न जो है पैरेलल बीटा शीट में वो दो है, मतलब दो रेसिड्यूज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और एंटी पैरेलल में भी दो रेसिड्यूज का इन्वॉल्वमेंट है। हेलिक्स पिच कितना है पैरेलल बीटा शीट्स के लिए? दैट इज 6.4, एंड फॉर एंटी पैरेलल 6.8। राइज पर रेसिड्यू कितना हो गया? 3.2, एंड एंटी पैरेलल के लिए 3.4 एंगस्ट्रॉम। Phi and psi angle for parallel beta sheets are -119 degree, and psi angle is +113 degree. एंटी पैरेलल के लिए -139 एंड +135 डिग्री। 3 रेसिड्यूज चाहिए मिनिमम, ठीक है। सो मिनिमम काउंट, मिनिमम नंबर ऑफ रेसिड्यू टू मेक अ हेलिक्स इज 3, एंड टू मेक अ बीटा शीट इज 2 रेसिड्यूज। We have seen the stabilizers and destabilizer in case of helix. In the similar manners, beta sheets also has few amino acids that are considered as stabilizers and few amino acids that are considered as destabilizers. Isoleucine, valine and tyrosine are considered as beta sheets stabilizer, while glycine and proline, जो कि हेलिक्स में भी हम लोगों ने देखा था कि ग्लाइसिन और प्रोलीन हेलिक्स के भी डीस्टेबलाइजर्स थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो कवर होता है। तो थोड़े से पॉइंट्स हम लोग समराइज कर लेते हैं। अल्फा हेलिसिस जो है वो स्टेबलाइज होता है इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, जो कि बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बैकबोन का। आर ग्रुप जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है अल्फा हेलिक्स स्टेबलाइजेशन में, ठीक है। अल्फा हेलिक्स की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल नेट डाइपोल जो है उस पर वो होता है पोलर पेप्टाइड्स की डायरेक्शन की वजह से और इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। थैंक यू।